चलिए, तो रेशो में एक नया सेशन आपके नाम। आज का जो सेशन है वो लेवल अप थोड़ी बढ़ने वाली है। एक और बात बता दूं, मैं आज आपको सिंगल एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन थोड़ी हाई लेवल वाला क्वेश्चन है। देखिए पेपर में आपको दिया क्या है, समझेंगे पहले इसको। देखिए बच्चे लोग, अब यहाँ पे दिया है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वाई कंपनी। वाई कंपनी की अपने पास बैलेंस शीट गिवन है, दिख रहा है आपको मेरे प्यारे बच्चों? हाँ दिख रहा है। कौन कौन से बताओ क्या क्या है। लाइबिलिटीज में पहला इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस कैपिटल है, डिबेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट है। पब्लिक डिपॉजिट 5 साल वाले कौन से? जनरली पब्लिक डिपॉजिट 3 साल से ऊपर होता नहीं है, 6 महीने से लेकर 5 साल तक के, 3 साल तक के होता है ना। अरे भैया पब्लिक डिपॉजिट 11 12 में पढ़ाया हुआ है तुमको मैंने। जब आम जनता से एफडी करवाते कि आओ, कंपनी बोलती है हमारे पास करो एफडी, तो उसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। अनसिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड 6 महीना मिनिमम होता है और 36 मंथ। डिबेंचर्स जैसे इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही पब्लिक डिपॉजिट ऑप्शन है कि आम जनता को बोलेंगे तुम बैंकों के पास एफडी मत करो, हमारे पास करो, कंपनियों के पास। और कंपनी फिर उनको ब्याज देगी, क्या देगी? और वो पैसा तिजोरी में नहीं रखती कंपनी, कहाँ रखती बोलो? अरे बिजनेस में एंगेज करती ना। और बिजनेस में एंगेज करने के बाद, बिजनेस में एंगेज करने के बाद वो व्यापार करेगी, कमाई, कमाई से कुछ हिस्सा तुमको इंटरेस्ट भरेगी, ठीक है। लेकिन ये 5 साल है, क्या ये? हाँ, बैंक ओडी है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रपोज डिविडेंड है। दिख रहा है प्रपोज डिविडेंड? प्रपोज डिविडेंड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ हमको क्या मालूम सर? हाँ, डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड। अरे कंपनी ने ये साल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, पेड करना बाकी है, अगले साल जाते से ही 30 दिनों के अंदर पेड करना है। साल खत्म हो गया होगा, एजीएम हुई होंगी, एजीएम में उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन पेड नहीं किया, तो बताओ वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इट बिकम अ स्टैट्यूटरी डेट पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। कंपनी के लिए ये करंट लायबिलिटी है, क्या ये? हाँ, रिजर्व, ये रिजर्व पड़ा हुआ है, रिजर्व फंड्स। और प्रोविजन फॉर टैक्स है, और करंट डे का प्रॉफिट है, क्या ये? नेट प्रॉफिट। हाँ आगे, अब एसेट्स में देखते हैं कौन कौन सा है। कैश है, बैंक है, बिल रिसिवेबल है, इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शॉर्ट टर्म लिख के दिए, हाँ, यानी 1 साल के नीचे की इन्वेस्टमेंट है ये। डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, गुडविल है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। अब यहाँ पे करना क्या है? ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाज 20,000, पता है हमको। और कैसे पता है? अरे लायबिलिटी में लिख के दिया ना उसने, ये क्या है। एंड डिविडेंड प्रपोज वाज 10,000, पता है हमको ये भी। कैसे पता है बताओ? बैलेंस शीट में दिया है, तुम्हें काहे को बता रहे हो? बस जबरदस्ती कंफ्यूज कैसे करना है वो देखो, है ना। अब आगे दिया है प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड फॉर द लास्ट ईयर ₹15,000। लास्ट ईयर का प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन में आता है, कहाँ आता है? क्या आपने कंपनी का फाइनल बनाया हुआ, याद करो, इसलिए तुमको ये बैलेंस शीट में डाल के नहीं दिया अलग से, समझा। और इन दोनों की याद करो, 2 इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये दोनों तुमको एडजस्टमेंट मिलता है, याद करो। और ये जो है लास्ट ईयर का प्रॉफिट तुमको ट्रायल बैलेंस में मिलता है। ट्रायल बैलेंस में गया हुआ जो होता है वो जाता है एक ही इफेक्ट, ओनली अप्रोप्रिएशन में। लेकिन जो एडजस्टमेंट जाते हैं 2 इफेक्ट होते हैं, एक तो अप्रोप्रिएशन डेबिट में भी आएंगे दोनों ये, और करंट ईयर की लायबिलिटी भी है, क्या ये मेरी? अरे देना बाकी है ना मालक को, टैक्स वालों को। हाँ, अब आगे दिया उसने कैलकुलेट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। अब सर ये क्या है, तो पढ़ाया ही नहीं आपने। सुनो, लिखो, अगर आपको पूछा है कैलकुलेट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, बच्चे लोग, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज कौन कौन से होते हैं मैं वो लिखा रहा हूं। उसमें आएगा पहला रेशियो, वो है करंट रेशियो। और दूसरा रेशियो आना निकालना है आपको
लिक्विड रेशो। ये दो रेशो को एक नया नाम देते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। पेपर में अगर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो पूछा तो दो रेशो निकाल के आना, कौन से, करंट और लिक्विड रेशो, दोनों आता है, निकालेंगे। हाँ, मतलब ये कैटेगरी है, क्या है उनकी, ये समझा। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लिखिए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो में पहला आता है प्रोप्राइटरी रेशो। अब प्रोप्राइटरी रेशो क्या होता है, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको बच्चा लोग, अरे अपन ने यूज भी तो किया हुआ है। दूसरा रेशो आता है इसके अंदर कैपिटल गियरिंग रेशो, ये निकालना बाकी है अपना ना, अभी तक एक बार भी निकाला नहीं है ना पहले। और तीसरा इसमें निकालना डेब्ट इक्विटी रेशो। हाँ, ये तीनों जो है ना वो कौन से रेशो आएंगे। अच्छा, और भी एक दो रेशो आते हैं, लेकिन आज के एग्जाम्पल में इतना डेटा नहीं दिया है, जितना डेटा दिया है उसमें ये निकलेगा सर। अब सर पेपर में हमको कैसे मालूम पड़ेगा, है ना, सही कि नहीं। इसके अलावा एक रेशो और निकलता है, लिख लीजिए बस। मैं बेसिक प्रोफार्मा में इसलिए नहीं पढ़ाया तुमको क्योंकि क्यों नहीं पढ़ाया बोलो, एक मिनट बेटा। देखो, अगर इसके अलावा बच्चे लोग, इसके अलावा शॉर्ट टर्म में एक और रेशो आता है, वो आता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में बस, ठीक है, ये इतनी रेशो रखो, तीन तीन, ठीक है। ये तीन रेशो ऊपर निकालना है, तीन रेशो, लेकिन ये रेशो फिलहाल आज मैं आपको स्किप कराऊंगा, ये फिलहाल नहीं करना है, नहीं लिखाऊंगा अभी फिलहाल, ये इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया, रेशो 100 है, 100 किस पर लिखूंगा, क्या जो पेपर में पूछ सकते हैं मेन, हम वही आपको करवाते हैं, जिसके पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं हम आपसे वही आपको प्रिपेयर कराते हैं एक्चुअली, ठीक है। यूनिवर्सिटी क्या पूछ सकती है हमको पता है, तो वो हिसाब से हम तुमको पूरा प्रिपेयर कराते हैं। चलो, तो क्लियर आज के बाद, समझा, ये कैटेगरी समझ में आ गई। स्टार्टिंग के इसमें अगर बताता था तो सब कंफ्यूज हो जाता था, इसलिए आपको अभी पढ़ाया मैंने। ये निकालते हैं, चलो, तो हेडिंग दो बेटा बच्चा लोग। पहले निकालो, लिखो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6 ना, इन द बुक ऑफ, कंपनी का नाम बोलो क्या है, वाई लिमिटेड, ओके। नंबर 1 क्या दिया उसने, ए दिया है ना, ए नंबर दो यहाँ पे, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, क्या होता है बता दूं एक मिनट के लिए, सुनो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब है कि हमारी बिजनेस अभी के अभी शॉर्ट टर्म में कितना स्थिर है, स्थिर। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, स्थिर। इंसॉल्वेंसी का उल्टा सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि हमारी दुकान कितनी स्टेबल है ना, आज की तारीख में हमारे पास जितने भी कर्जे हम वो पूरे रिडीम करने के लिए लायबल है कि नहीं, ये देखने के लिए हमको सॉल्वेंसी रेशियोज निकालते हैं। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आगे आने वाले 10 साल तक का हमारी कंपनी कितनी स्ट्रांग है,
वो देखने के लिए हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं। समझा आपको क्लियर? तो ये साल के लिए कंपनी सॉल्वेंट है कि नहीं, यानी सफिशिएंट एसेट्स है कि नहीं लायबिलिटी रिडीम करने के लिए, तो उसको कंपेयर करने के लिए हम सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं। और 10 साल तक के जो कर्जा रहेगा उसको पे करने के लिए लंबी लॉन्ग टर्म एसेट्स है कि नहीं हमारे पास उतनी, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। क्लियर पिक्चर आपको? यस। नंबर 1 लिखिए इसमें अभी करंट रेशियो। अब देखो ना दोनों रेशियो शॉर्ट टर्म वाले ही है ना। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? तो यहाँ पे सबसे पहले निकालना पड़ेगा ना, तो देखो फिर टू कैलकुलेट करंट रेशियो, first we have to calculate current assets and current liabilities। अब यहाँ पे करंट एसेट निकालनी पड़ेगी बच्चे लोग। तो करंट एसेट में कौन कौन सी एसेट लेंगे, तो चलो देखो क्वेश्चन सामने रखो। कैश आएंगी, यस। अरे शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म सारी एसेट लोगे, ये लोगे बैंक, यस। बिल रिसीवेबल भी आएगा, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म लिखा हुआ इसलिए आएगा, नहीं लिखा हुआ तो नहीं लेते थे, ओके। डेटर भी लेंगे, स्टॉक भी लेंगे, मशीनरी नहीं लेंगे, फर्नीचर नहीं लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग लेंगे नहीं, गुडविल नहीं लेंगे, और ये भी नहीं लेंगे, ये फिक्टिशियस एसेट उल्टा। ठीक है बच्चे लोग? अरे ये एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस बोलते हैं इसको अपन, नहीं जो दुकान चालू करने में जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं। एक्चुअली ये कैपिटल एक्सपेंस है, मेरा एसेट है ही नहीं है। दुकान चालू करने में जो खर्चा आता है ना उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। थोड़ा थोड़ा वो मिसलेनियस होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को मर्ज मत करो, समझा? छोटे मोटे खर्चे प्रॉफिट लॉस में जाते हैं, और ये जो खर्चा है ये बड़ा खर्चा होता है। दुकान चालू करने में 8 लाख लग गए, 10 लाख लग गए, बोलते नहीं क्या अपन, वो जो सारे खर्चे कंप्यूट करते हैं ना दुकान चालू करने में, नए दुकान को, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस बोलते हैं इसको। हाँ चलो, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंस है, और कैपिटल एक्सपेंस का अदर नाम क्या होता है? एसेट्स। एक्चुअली वन टाइम एक्सपेंस होता है ना, लंबा। हाँ तो कौन सी एसेट लिया बताओ? कैश, बैंक, तो लिख लो यहाँ पे कैश प्लस बैंक प्लस बिल रिसीवेबल, और क्या है? इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, डेटर्स और स्टॉक। ठीक है, अमाउंट ले लो 2000, 10,000 बराबर है क्या? प्लस 30 प्लस 20 प्लस 70 प्लस 40, है ना? अरे स्टॉक भी लेना ना। हाँ कितना हुआ? 1,72,000। अब करंट लायबिलिटी की लिस्ट देखते देखो। हाँ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी देखते हैं। हाँ सब लोग, इक्विटी शेयर आएगा नहीं, प्रेफरेंस शेयर भी नहीं आएगा, डिबेंचर भी नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म है ये, पब्लिक डिपॉजिट भी नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, यस ये मेरी करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा, प्रपोज डिविडेंड ये भी आएगा। पूछो क्यों? वंस अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इट बिकम अ स्टैट्यूटरी पेड विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर पेड करना है नेक्स्ट ईयर जाते से ही। और जो लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर जाते से रिडीम होती है उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। रिजर्व नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स, यस। कितने हुए आंकड़े बोलो? 1 2 3 4 5, 5 हुए ना? चलो ले लो। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है बताओ? जो लायबिलिटीज जाते से ही रिडीम होती है नेक्स्ट ईयर उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड भी करंट लायबिलिटी में आता है। पूछो क्यों?
डिविडेंड प्रॉमिस बट नॉट पेड, ये साल कंपनी ने शेयरहोल्डर को डिविडेंड देने का वादा किया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जाते थे 30 दिन के अंदर पेड करना है, नहीं तो वो अनपेड डिविडेंड कहलाएगा और कंपनी को फाइन लगती है। फिर नाम बोलो एसेट्स के प्लीज, अरे सॉरी लायबिलिटीज के नाम बोलो। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी कर रहा हूं, प्लस क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस प्रपोज डिविडेंड। अब प्रपोज डिविडेंड हालांकि इंटरनल लायबिलिटी है, क्या ये करंट लायबिलिटी इंटरनल एक्सपेंस का नहीं है, ओके शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है ना, ले लो। अच्छा अगर यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट 6 महीने का होता था सब, 6 महीने का 6 मंथ का, तो ये भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आ जाता था करंट में, समझा क्या? अरे आ रहा क्या? लेकिन 6 महीना 1 साल के अंदर है ना, 1 साल के अंदर जो लायबिलिटी रिडीम करनी है उसको क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। अरे जो लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर जाते से रिडीम होंगी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, इसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं ना भैया। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे 5 साल है, कितना ये तो लेंगे नहीं। मेरे को ऐसा लगता है मैं अपने आप में ही बड़बड़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रपोज डिविडेंड और क्या है देखो लास्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब है आउटस्टैंडिंग टैक्स का देना जो बाकी है। चलो आंकड़े लो, 40 प्लस 60 प्लस 7,000 रुपए प्लस 10 और प्लस 20, राइट 1,37,000। चलो लगाए फॉर्मूला, लगाए दोनों कंटेंट मिल गए ना, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला आएगा करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लगाओ फॉर्मूला, चलो क्या आएगा बताओ। 1,72,000 रुपीज करंट एसेट है मेरी, करंट लायबिलिटी कितनी है? 1,37,000। कितना आया? 1.3 सही होता ना, करो मेरे को क्या है 1.26 में तो 3 होता है ना यार, इस टू 1 करो, ठीक है यहाँ लिख के आना, दोनों लिख के आना, दैट इज है ना, दैट इज 1.3:1 दोनों लिख के आना। पेपर वाले को जो उठाना होगा उठा देगा। राउंड अप भी करना चलता है, राउंड अप नहीं किया तो भी चलता है। ये राउंड अप किया मैंने यहाँ पे नहीं किया है, समझा आपको? तुम दोनों लिख के आना पेपर वाले को, देखो जो उठाना है पेपर वाले तू उठा ले। चलो एक रेशियो मिल गया, अब क्या होगा बच्चा लोग बताओ, लिखो। हाँ नंबर 2, टू कैलकुलेट liquid ratio, first we have to find out liquid assets, right, and liquid liabilities। चलिए अब लिक्विड एसिड का फॉर्मूला क्या है, लिखा के दिया ना यार, ऑल करंट एसिड ले लेना, उसमें 2 एसिड निकाल देना, स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, ओके। अब करंट एसिड कितना था? 1,72,000 पर, प्रीपेड एक्सपेंस तो है नहीं, ओनली स्टॉक है, माइनस कर लो कितना आएगा? 40। हाँ तो कितना आएगा? आ गया, ठीक है। अब निकालो लिक्विड लायबिलिटीज। अब लिक्विड लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? ऑल करंट लायबिलिटी में से एक लायबिलिटी सिर्फ माइनस कर लो, कौन सी वाली?
बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता। पूछो क्यों? क्योंकि उसको हम पोस्टपोन कर सकते। हेलो, उसको हम पोस्टपोन, अरे ओडी हमने बाद में भी दिया तो ब्याज चालू होगा और क्या होगा, लेकिन बाकी सब लाइबिलिटी हमको नेक्स्ट ईयर जाकर रिडीम करना ही है कैश फॉर्म में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज करंट लायबिलिटी, लिक्विड लायबिलिटीज, सॉरी। समझा आपको? तो करंट लायबिलिटीज कितनी है देखो, 137 में से बैंक ओडी माइनस करो, कितना आएगा? आ गया? लगाओ फॉर्मूला। तो देयरफॉर लिक्विड रेशो इज इक्वल्स टू, क्या आएगा बोलो? नहीं होता है कुछ भी हार्ड। 1,32,000 डिवाइडेड बाय 97,000, राइट? तो कितना आया? 1 पॉइंट, राउंड अप किया, यहाँ मेरे को 1.35 बता रहा है आंसर। ठीक है, इट्स ओके, चलता है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी होता है, बट फिगर्स तो वही है। 1.36 इज टू 1 लगा दो, हो गया। अब नंबर थर्ड दो, यहीं से ही। अरे भैया यहाँ पे हेडिंग दो लॉन्ग, यहाँ बी लिखो, ठीक है। चलो बी का फर्स्ट करते, ठीक है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोस। अब पहला है इसमें, बोलो क्या? टू कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो ना, अब प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या है बताओ? इंटरनल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल लायबिलिटी, राइट्स, टेंजिबल एसेट्स, है ना। प्रोप्राइटरी, हाँ, इंटरनल लायबिलिटी, हाँ। तो लिखो यहाँ पे, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट proprietary funds and tangible assets। हाँ, टोटल लिखो भाई, टोटल टेंजिबल एसेट्स, राइट। तो प्रोप्राइटरी फंड्स में क्या क्या आएगा? इंटरनल लायबिलिटी पूरी लो। अब देखो ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है यहाँ पे, हेलो, इक्विटी शेयर आएगा, यस, प्रेफरेंस शेयर आएगा, यस, डिबेंचर बाहर वाला है, उधारी कर्जदार है, पब्लिक डिपॉजिट भी कर्जदार है, बैंक ओडी भी नहीं है, बाहर वाला है, क्रेडिटर भी नहीं है, हाउस एक्सपेंस भी नहीं है, प्रपोज डिविडेंड आएगा, आएगा ना भैया? नहीं, प्रपोज डिविडेंड नहीं आना, नहीं, रिजर्व, ओनली रिजर्व आएगा, रिजर्व नहीं, यहाँ पे कैपिटल लगता है, कैपिटल। ये प्रॉफिट हमको देना है अगली बार, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है अपना। अरे डिविडेंड क्या है मेरा? एक बार सुनो, प्रोप्राइटरी फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेना, ये शॉर्ट टर्म है। जो क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर ही जाते से रिडीम होगी, बाकी कोई भी ओनर की इन्वेस्टमेंट रिडीम नहीं हो रही है, देखो ना। हाँ, तो रिजर्व फंड यूज ना करते हैं हम, वो तो लंबा समय रहता है ना। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओनर का इंटरनल लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बता रहा हूं मैं, क्या शॉर्ट टर्म लेना नहीं। प्रपोज डिविडेंड आएगा नहीं क्योंकि शॉर्ट टर्म है। पूछो क्यों? प्रपोज डिविडेंड नेक्स्ट ईयर जाते से रिडीम करना है हमको, तो नहीं आएगा। ओके, याद रखना। ओके, 4 बार बोल दिया मैंने। तो बताओ क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, ये निकलता नहीं है। प्रेफरेंशियल कैपिटल जल्दी निकलता नहीं है। उसके बाद रिजर्व, ओके, और लास्ट वन इज प्रोविजन फॉर टैक्स। कितने हो गए? 4 फिगर हुए ना। ओ सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड
ये लावारिस प्रॉफिट है अपना नेट प्रॉफिट। अरे नेट प्रॉफिट पे मालक का हक होता है ना, तो इट इज ऑल्सो इंटरनल लायबिलिटी बिजनेस की। समझा क्या? ये अनयूज प्रॉफिट है बेटा नवीन, याद करो। अप्रोप्रिएशन जो बैलेंस नहीं बचता क्या, लावारिस प्रॉफिट जिसको बोलते थे अपन, हाँ वो ये है, वो अप्रोप्रिएशन बैलेंस एक्चुअली। यहां तक क्लियर पिक्चर? चलो अब टेंजिबल एसेट्स में क्या लोगे? सारी एसेट लेना, सब दो एसेट मत लेना, गुडविल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये दिखते नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट खर्चा है, ये फिक्टिशियस एसेट है, दिखाना पड़ता है अपने को, कैपिटल एक्सपेंस है, दिखा, इसको हम टच नहीं कर सकते। समझा आपको? भाई दुकान चालू करने में मेरे को फॉर्मेशन के वक्त सपोज 7 लाख लग गए, 10 लाख लग गए, वो अपन सिर्फ दिखाते एक्सपेंस, पूछो क्यों? क्योंकि पूरा एक साथ हम एक्सपेंस दिखा के बेनिफिट नहीं लेंगे, गवर्नमेंट बोलती पूरा एक साथ में दिखाओ, थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करो, इसलिए हम सारे थोड़ा हर साल हम थोड़ा थोड़ा इसको एक्सपेंस दिखाते हैं अपन। दिखती ना बेटा, इन्वेस्टमेंट शेयर का सर्टिफिकेट मिलता है तुमको। इन्वेस्ट मैंने क्या, तूने कंपनी के दूसरी कंपनी के शेयर लिए होंगे एक कंपनी में, इन्वेस्टमेंट से कितने देखो तो फंड्स टेंजिबल एसेट्स में। अरे तुम क्या कर रहे हो, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में तो दो एसेट माइनस कर दो ना बस। अरे दो इंटेंजिबल है, बाकी तो टेंजिबल है सब। अरे बाकी को हम फील और टच कर सकते ना। देखो इंटेंजिबल एसेट में क्या कहेंगे सुनो, गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंस अगर रहा तो वो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर रहा है तो वो, डिबेंचर रहा तो वो नहीं आएगा, वो फिक्टिशियस एसेट है एक्चुअली। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और शेयर डिबेंचर क्या होता है बताओ? जब भी कंपनी अपने शेयर फेस वैल्यू से कम में बेचती, याद करो, तो ऊपर का पैसा कंपनी अपने जेब से भरती है, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। वो टेम्पररी, वो अपन सिर्फ दिखाने के लिए दिखाते हैं एसेट, एक्चुअली वो एसेट है ही नहीं मेरी। समझा क्या? ये सब आपको इश्यू ऑफ शेयर में कराया हुआ है ना। प्रीमियम लायबिलिटी में आता, हाँ प्रीमियम अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, शेयर प्रीमियम अलग से लिखते ना, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट आता है, करो ऊपर एंट्री होते हैं, और एसेट भी दिखाते हैं वो, प्रीमियम लायबिलिटी दिखाते हैं। शेयर जब प्रीमियम से लायबिलिटी में आता है, क्योंकि ज्यादा का पैसा है, मालक का पैसा ना, वो भी इंटरनल प्रोप्राइटरी फंड में आता है अगर आते लेते थे तो। समझा? वो भी रिटेन होता है, रिटेन प्रॉफिट होता है वो भी। वो समझा? क्लियर? हाँ चलो, तो यहां पे लिखेंगे प्रोप्राइटरी फंड्स। क्या कहेंगे बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल, ओनर का इन्वेस्टमेंट, कंपनी के अंदर मालक कौन है, शेयर होल्डर, प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स, प्लस रिजर्व, और प्लस क्या आएगा आगे, तुम पूरा लिखना पूरा, हाँ मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं यहाँ पे। चलो बोलो कितना आएगा? अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितना देखो तो, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 20, 3,70,000। अब क्या करोगे बच्चे लोग? टेंजिबल टोटल, टेंजिबल एसेट किसको बोलते हैं, जिसको हम फिजिकली फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हाँ जो विजिबल हो, विजिबल एसेट्स को बोलते हैं टेंजिबल एसेट। मालूम पड़ा सेशन क्यों एक ही है ना, एग्जाम्पल पढ़ा था ना। हाँ तो यहाँ पे क्या करोगे, टोटल एसेट लिखोगे, टोटल एसेट में से दो एसेट माइनस कर दो, गुडविल प्लस, हाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये दोनों एक्सपेंस माइनस कर दो। ओके, टोटल एसेट कितना है, 5,67,000। अब ये दोनों को इनर में कंप्यूटर के माइनस कर दो,
35 प्लस 10, तो 45 माइनस कर दो। 5,67,000 माइनस 45, तो 5 लाख। तो ये प्लस क्यों किया पूछना है किसको? टोटल माइनस करने के लिए प्लस के अंदर में, ठीक है, या 2 बार माइनस करो, माइनस माइनस चलता। हाँ चलो, हो गया क्लियर यहाँ पे? अरे हुआ क्या? हाँ अब बनाओ फॉर्मूला, लिखो क्या था फॉर्मूला? प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय टोटल टेंजिबल एसेट्स। तीन लाख 70 ना, डिवाइडेड बाय 0.71:1, ठीक है। अब थर्ड क्या निकाला उसने? कैपिटल गियरिंग रेशो। अब कैपिटल गियरिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है बताओ? लिख के दिया है ना? अच्छा कैपिटल गियरिंग रेशो बाकी है क्या अपना? एक काम करो, इसमें आज भी जगह छोड़ दो, पूरा सेशन एक साथ लेंगे, कैपिटल गियरिंग रेशो का वो पूरा एक साथ पढ़ाऊंगा मैं, फिर यहाँ पे हम फिल कर देंगे, ओके। तो कैपिटल गियरिंग रेशो फिलहाल पेंडिंग लिखो, पेंडिंग। कल मैं, क्योंकि उसका पूरा एक सेशन लगेगा पढ़ाने में मुझे, ठीक है, वो नया पार्ट है ना अपना, तो पहले होता क्या है पहले वो समझेंगे, और फिर अपन इसको यूज कैसे करना है वो अपन देखेंगे। गॉट इट क्लियर? फॉर्मूला ग्लांस में भी आपको मैंने जगह छुड़वाई है ना, फिलहाल रहने दो उसको। हाँ अब उसके बाद क्या है? डेप्थ इक्विटी रेशियो है ना, निकालो। तीसरा नंबर है ना ये अभी। दूसरा फिलहाल मैंने कैपिटल गियरिंग रेशियो छुड़वाया है, फिलहाल थोड़ा स्किप किया है फिलहाल। डेप्थ इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या है? अब ढूंढो, चलो करेंगे, तो लिखो बेटा लो। बाहर का है ना वो तो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनिए। एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी में ओनली लॉन्ग टर्म साइन दिया, शॉर्ट टर्म नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है ना, इसलिए ये नहीं, ओनली लॉन्ग टर्म वाले। अब लॉन्ग टर्म यानी जो एक साल से ऊपर कर जाए, देखो अपने पास कौन कौन सा है देखो। बैंक ओडी कैसे आएगा? शॉर्ट टर्म है ना। करंट लायबिलिटी छोड़ के बताओ, करंट एसेट्स और करंट करंट लायबिलिटी छोड़ के बताओ। देखो पहले इंटरनल करते हैं, इंटरनल। इंटरनल में आएगा इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट्स, ये चार हो गए ना। नहीं सॉरी, एक मिनट सॉरी, पहले इंटरनल करते हैं। इंटरनल इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व और प्रॉफिट लॉस, ये चार है मेरे को दिख रहे, लॉन्ग टर्म दिख रहे तो चार आंकड़े। हाँ अब एक्सटर्नल में देखो कितनी है लॉन्ग टर्म, उन लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स और बस वही है। पक्का दो ही है।
कुल मिला के कितना देखो तो, तो एक काम करो, नहीं इसमें एक काम करो, सब पकड़ो, सब लाइब्रेरी पकड़ो, इंटरनल एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म भी देखते एक बार। यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, तो देखते एक बार। देखो इंटरनल एक्सटर्नल लिखते एक्सटर्नल पहले। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी मेरे को कुल मिला के वन क्या क्या लेने, देखो डिबेंचर लो बेटा, एक मिनट देखने दो क्या हो रहा है, समझने दो पहले क्या हो रहा है। वो एक्चुअली 40,000 रुपए डिबेंचर लेंगे, BCA बैंक OD 40, क्रेडिटर सन्ड्री 7,000 रुपए एक्सपेंसेस और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये मिला कितना देखो तो, $1,87,000। हाँ 20,000 रुपये लेना है, तो लिया। फिर से बोलूं एक बार क्या क्या लेना है, तो टिक क्या है बोलो, और प्रपोज डिविडेंड लो 10। बेटा देना है ना अभी लायबिलिटी, ओनर का पैसा लगा हुआ है कि ये देना है ना अभी अपने को, इसलिए एक्सटर्नल पकड़ेंगे इसको। अरे बेटा मालक को देना है बराबर है, लेकिन ये उस वंस लायबिलिटी वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर इट बिकम अ स्टैच्यूटरी डेब्ट, पेड करना ही हमको, कर्जा ही मेरे ऊपर ही है एक्चुअली, देना है ना बाहर। अब बताओ अगर प्रपोज नहीं दिया तो मालक मानेंगे क्या, मालक बोलेंगे रहने दो फिलहाल, अपनी आपस में ही है। वो क्या बोलेंगे, अनपेड में हमको इंटरेस्ट दो, क्या दो, अरे अनपेड डिविडेंड पे इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे बताओ, इसलिए इसको एक्सटर्नल पकड़ना पड़ेगा। अच्छा इंटरनल देखो कितनी है, एक मिनट, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व और प्रॉफिट लॉस, कुल मिला कितना देखो आ रहा, 3 लाख। हाँ बस आ गया, बाकी बचा क्या, सब हो गया ना, अरे बाकी सब हो गया ना। तो यानी क्या सीखा, सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों लेना है, इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्लियर पिक्चर समझ में आया। हाँ मालक का इन्वेस्टमेंट छोड़ के बाकी सब बाहर का कर्जा है, और डिविडेंड भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। लो समझा कि क्यों नवीन, एक बार डिविडेंड पेड हुआ, डिक्लेयर हुआ, 30 दिन के अंदर पेड करना ही है, नहीं किया तो यही मालक जो है बोलते इसके ऊपर ब्याज लागू, और डबल पेनल्टी चार्ज लगता है, मालूम है आपको। मैंने आपको अनक्लेम डिविडेंड और अनपेड डिविडेंड की 12th में एसपी में प्रोविजंस पढ़ाई थी, याद करो। हाँ अनक्लेम में शेड्यूल गलती है, कंपनी की गलती है, कंपनी 30 दिन के अंदर पेड नहीं किया तो अनपेड, और अगर कंपनी ने पेड किया लेकिन शेड्यूल रिसीव करने नहीं किया तो उसको बोलते हैं अनक्लेम। अनक्लेम और अनपेड में फर्क है, समझा आपको, क्लियर। लिखो तो यहाँ पे लिखो, तीसरा क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशो। अब डेप्ट इक्विटी रेशो क्या करेंगे हम, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी को कंपेयर करेंगे, ओके। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट, फाइंड आउट, क्या करना है फाइंड आउट बताओ, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज को नाम दिया उसने इक्विटीज, क्या दिया उसने, यानी बाहर का कर्जा, ओनर की इन्वेस्टमेंट छोड़ के, ओनर की इन्वेस्टमेंट जो कंपनी के अंदर पड़ी है, जो नेक्स्ट रिडीम करनी है वो नहीं, जो पड़ी है, ओनर की इन्वेस्टमेंट जो पड़ी है और पड़ी रहेंगी भी, वो सारी इन्वेस्टमेंट छोड़ के बाकी जो बाहर का कर्जा है वो सब जाएगा एक्सटर्नल में, ओके क्लियर। एक्सटर्नल इक्विटीज एंड इंटरनल इक्विटीज। इक्विटीज का मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज। चलो तो पहले क्या निकाले बोलो, निकाल लो एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या ले रहे हो बताओ, ले लो, डिबेंचर का नाम क्या है, इंटरेस्ट रेट दिया ना आगे, तो लिख दो 7% डिबेंचर,
तो लिखना पड़ता है ये, इंटरेस्ट रेट आगे लगाना ही पड़ता है, मालूम है आपको, प्लस 8% पब्लिक डिपॉजिट्स प्लस बैंक ओडी, बाहर का पूरा कर्ज लेना है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, प्लस क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रपोज डिविडेंड राइट प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। चलो लिखो, 40 फिगर भरो, प्लस 20,000 रुपए प्लस 40,000 रुपए प्लस 60 ना, प्लस 7,000 प्लस 10 20, कितना आया ये, 1,97,000। वेरी गुड। अब निकालो इंटरनल लायबिलिटी, ओनर का इन्वेस्टमेंट कितना पड़ा है बिजनेस के अंदर, पड़ा है, इसलिए प्रपोज डिविडेंड नहीं लिया। हाँ नवीन, ये देना है ना अपने को, ये जो पड़ा है इन्वेस्टमेंट वो है ये। हाँ हाँ, हर बार एक्सटर्नल में आएगा। कितना है बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व राइट प्लस ₹1,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1.5 लाख ना, प्लस 20,000 ना। चलो तो कितना हुआ टोटल मिला के 3,70,000। लगा फॉर्मूला देखो, तो देयरफॉर बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, आप इसको ऐसा भी सकते हो, बाय अप्लाइंग फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, फॉर्मूला क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज को एक और नाम दिया है, बोलो क्या, इक्विटीज डिवाइडेड बाय इंटरनल लायबिलिटीज। डिवाइडेड बाय 3,70,000 ना, कितना आया बोलो, 0.53:1 राइट। तो आपने क्या सीखा इसमें, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में सारी लायबिलिटी लेनी है बाहर की, ओनर की इन्वेस्टमेंट छोड़ के, और वो भी लायबिलिटी लेनी है जो अगले साल तुम ओनर को दे रहे हो नेक्स्ट जाते थे, प्रपोज डिविडेंड भी। अगर ये नहीं देते थे हम, रिटेन होता रिटेन प्रॉफिट, तो नहीं करते, क्योंकि रिटेन लंबे समय की जो ओनर की इन्वेस्टमेंट पड़ी है बिजनेस के अंदर, उसको ही बोलेंगे हम इंटरनल लायबिलिटी। ओके समझा। लॉन्ग टर्म है, जो लॉन्ग टर्म ओनर की जो इन्वेस्टमेंट पड़ी है अपने पास, जो नहीं देनी है, कंपल्सरी नहीं देना है, वो इंटरनल लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड अगर नहीं पे करेंगे अगले साल, तो यही माला के लोग हमारे छाती पे खड़े होकर बोलेंगे पेनल्टी लगाओ इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। ठीक है, क्लियर। हाँ हो गया। अब मैं कल नेक्स्ट सेशन में जब एक आपका दो रेशो, कौन कौन से, हाँ एब्सोल्यूट रेशो और कैपिटल गियरिंग रेशो का कंसेप्ट क्लियर करूंगा, और फिर ऑफिशियली मेरे साइड से आपके सारे जितने रिक्वायर्ड मिनिमम रेशो चाहिए सीखने के लिए, वो रेशो आपके आ जाएंगे। क्लियर। फिर एक दो
प्रॉफिट एंड लॉस के लेंगे। परसों से हम प्रॉफिट एंड लॉस के फिर रेशोस लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेशोस कौन से, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बैलेंस शीट के रेशो मेरे ख्याल सफिशिएंट इतने। अब पूछेगा तो आप निकाल नहीं पाओगे क्या? ठीक है, चलो एक आधा डेटा टर्न रेशो को ले लेंगे एग्जांपल। हाँ, डेटा फिक्स एसेट रेशो भी ले लेंगे। ठीक है, कल एक दो एग्जांपल में अपन उसको उतार देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।